Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. चुनावी सरगर्मी का मौसम भी बहुत नज़दीक है और मतलब नज़दीक आ ही गया है और ठंड भी बहुत हो रही है देहरादून में इस समय। तो इस समय हम हैं सुबोध उनियाल जी के पास, जो कृषि मंत्री भी हैं उत्तराखंड के। उनसे मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं कई मुद्दों पे, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं और कई चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहले उनियाल जी मुझे ये बताइए, अभी चल क्या रहा है, आपका प्रेडिक्शन क्या है बीजेपी के बारे में? बीजेपी सरकार बना रही है। इतने श्योर आप कैसे हैं? श्योर, देखिए सत्ता पक्ष के 5 साल के कार्यक्रम होते हैं, जो उनके काम होते हैं, ये जनता उन कामों को आकलन करने के बाद तब अपना निर्णय लेती है। तो 5 साल तक हमने ऐतिहासिक काम इस राज्य में किए हैं और निश्चित रूप से उनका जनता में व्यापक असर है। और जनता, क्योंकि जनता हमारे सरकार के बनने से पहले की सरकार, उन्हें याद है जब इस राज्य में माफियाओं का आतंक था, शराब माफिया, खनन माफिया हावी थे। राज्य का मुख्यमंत्री खुद ही ये चीज़ कह रहा था कि आओ मंत्री बनो और सरकार राज्य को लूट लो। उसी भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर लोगों ने हमें मौका दिया। और आप देखिए 5 साल होने को हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर नहीं लग पाया। तो आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पारदर्शी सरकार देना, भ्रष्टाचार विहीन सरकार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके काम में थोड़े से अगर जानना चाहूँ कि जिस पे आप वोट मांग सकें। देखिए, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम पिछले 5 सालों में हुआ और मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स हमने किए। और इस राज्य ने, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 5 वर्षों में 8 अवार्ड सेरेमनी नेशनल लेवल की हुई। 8 में 8 अवार्ड हमको मिले। तो ये पूरे देश के अंदर जितने अवार्ड्स बंटे, सारे अवार्ड्स अगर हमारी झोली में आए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस बात का प्रमाण है कि हमने बहुत रिफॉर्म्स किए और खेती को और किसान को मजबूत करने का प्रयास किया। अच्छा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा राज्य मुझे रोज़गार देने में सक्षम नहीं हुआ, इसलिए मुझे प्लान करके बाहर जाना पड़ा, मेरे माँ बाप को जाना पड़ा। देखिए, जो आपका सोच है ये हर छोटे राज्य की सोच थी। और आप जिस उम्र में गए होंगे उस समय इस राज्य में स्थितियाँ बड़ी खराब थी। यही कारण था कि इस राज्य में अलग राज्य के निर्माण की मांग उठी। अलग राज्य के निर्माण के बाद अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में है और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद के उत्तराखंड में है। मैं एग्जाम्पल लेकिन सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर नया राज्य बना अटल जी के, उसमें 2000 सन में इसकी स्थापना हुई, लेकिन यहाँ पे सरकारें तो रोटेट होती रहीं। ठीक है, जनता परिवर्तन चाहती थी। देखिए, तिवारी जी को, अगर मैं समझता हूँ 2007 में अगर तिवारी जी को के नेतृत्व में ही अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो शायद कांग्रेस रिपीट कर जाती। 2012 में जब चुनाव हुआ, अगर खनूरी जी, मैं समझता हूँ, चुनाव ना हारते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। देखिए, दोनों चुनाव नेक टू नेक है, चाहे 7 का हो, 2 का हो, 12 का हो। 17 का चुनाव एक तरफा जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मत दिया है। चलिए, ये रही तो इतिहास की बात, ये आपने मुझे समझा दिया, चलिए मैंने मान लिया। आप मुझे बताइए कि 5 साल में, पिछले 5 साल में मोदी जी के राज के बाद आप लोगों की 5 साल सरकार है, आप लोगों ने 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, आप जनता को क्या जाके बताएंगे? हम लोग जब 2017 के चुनाव में गए तो हम किसी चेहरे पे नहीं गए थे, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे। मोदी जी चेहरा नहीं है। मेरी बात आप सुन ले, राज्य के अंदर हम किसी चेहरे को लेकर नहीं गए थे। मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच गए और एक चुनाव का घोषणा पत्र हम लोगों ने दिया, जो घोषणा पत्र किसी चेहरे का नहीं था बल्कि पार्टी का घोषणा पत्र था। चुनाव बनने के जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को और मैनिफेस्टो को वोट किया। तो और आज भी नीतियां वही हैं, कार्यक्रम वही हैं, उसी मैनिफेस्टो का हम अनुपालन कर रहे हैं। तो चेहरे का असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप अगले ये जो चुनाव है आने वाले 2 महीनों में या फिर 1.5 महीनों में, तो आप पुष्कर सिंह धामी ही चेहरा होंगे यहाँ का? देखिए, ये नौजवान मुख्यमंत्री है और राज्य भी नौजवान है। और इस समय सबसे बड़ी, देखो, धामी के साथ ये है कि वो अनुभवी लोगों का पूरा साथ ले रहे हैं, उनकी सारी सलाह उन लोगों से लेते हैं। और एक जो नौजवानी में कार्य करने का एक जज्बा होता है, वो उम्र का कारण उन पर है। तो ये सारा जो सभी लोगों का एक जो सामूहिक प्रयास है, ये इस सामूहिक प्रयास के प्रतिफल भी अच्छे आ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस छोटे समय में ले लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो
ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिन निर्णयों का व्यापक असर जनता में है। और एक नौजवान नेतृत्व के कारण मैं समझता हूँ नौजवानों में उत्साह भी है, क्योंकि 22 आते ही पहले ही कैबिनेट ने 22,000 नौकरियों का ऐलान करना। सर, कैबिनेट में आके 22,000 नौकरियों का ऐलान करना ठीक है वो सरकारी जॉब्स के लिए, लेकिन यहाँ से जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन देखिए, पलायन पूरे देश में हर जगह होता है। पलायन दो तरह का पलायन है सर, ये जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। नो, मैं आपको बता दूं जस्टिफिकेशन। एक पलायन होता है प्रोग्रेसिव पलायन। सपोज आपके यहाँ का कोई बच्चा अच्छी नौकरी में चला गया, दिल्ली चला गया, महाराष्ट्र चला गया, पुणे चला गया, हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया, IAS हो गया, PCS हो गया, साइंटिस्ट हो गया, उसको पलायन नहीं कहते। वो पलायन वो है जो कोई व्यक्ति रोजी रोटी के लिए अपना कहीं जाकर के बर्तनों धोने लगा। आप देखिए, एक समय था जब कहते थे कि आप पहाड़ से जा रहे हैं तो एक लड़का ले आइएगा। आज ये परंपरा बिल्कुल खत्म हो गई है। उस समय पलायन एक रोजगार, रोटी का एक किस तरह चलेगी, एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज वो समस्या नहीं है। मैंने आपसे यही कहा है, मैं आपको, आपने पूरी बात सुनी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के साथ रहते, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मेरी विधानसभा के 5% गांव आजादी के 55 सालों में सड़कों से जुड़े थे। ठीक है। मेरी पूरी विधानसभा में 15 हाई स्कूल इंटर कॉलेज थे। मेरी पूरी विधानसभा में 15% गाँव में बिजली थी। मेरी पूरी विधानसभा में केवल एक नरेंद्र नगर छोटा टाउनशिप है, उसमें एक छोटी सी पंपिंग योजना थी जिसमें कि पंपिंग के द्वारा लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। बाकी सब जगह पानी की कमियां थी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, पानी नहीं था। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा में आज 100% सड़कें पहुंच गई हैं गाँव में। मेरी विधानसभा में 100% विद्युतीकरण है। मेरी विधानसभा में 80% लोगों को हम बिजली के माध्यम से पानी को लिफ्ट करके उनको पानी पीने का पानी मुहैया करा रहे हैं। मेरी विधानसभा में 44 इंटर कॉलेज, 22 हाई स्कूल्स हैं। मेरी विधानसभा में जहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, 4 डिग्री कॉलेज है। जहाँ एक पॉलिटेक्निक था, 3 पॉलिटेक्निक है। एक भी ITI नहीं था, 5 ITI है। तो देखिए, परिस्थितियाँ बदली हैं। राज बनने के बाद अवस्थापना सुविधाएं, अभी सड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, मेरी विधानसभा में कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों को इन सड़कों के कारण रोजगार मिला है, जो आज अपनी टैक्सी चालक के माध्यम से, बसों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जब विकास होगा, अवस्थापनाएं सुविधाएं बनेंगी तो रोजगार भी उत्पन्न होगा, मार्केट डेवलप होता है। जिस तरह हम लोगों ने करीबन 30 से ज़्यादा यहाँ पर नगर पंचायतें बनाई हैं, नगर पालिकाएँ बनाई हैं, एक नगर निगम था, 7 नगर निगम हो गए। इससे आपके व्यापारिक संभावनाएं बढ़ती हैं और रोजगार उत्पन्न होता है। तो रोजगार को दृष्टि से राज बनने का कारण यही था कि रोजगार की कमियां थी, और नहीं भी लगी होंगी तो मैं समझता हूँ राज बनने के बाद 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो ये हमेशा इससे राज बनने के पीछे कारण यही था कि उत्तर प्रदेश की जो हमारे यहाँ की बजटिंग थी, जो फंडिंग थी, वो पॉपुलेशन बेस्ड थी। और अपने राज्य में हमारे यहाँ अब क्योंकि राज्य हमारा विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों का था, उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी जो थी वो मेजोरिटी मैदानी क्षेत्र थी, तो वहाँ की नीतियाँ भी उसी हिसाब से बनती थी। आज पर्वतीय राज्य बनने से हमारी नीतियाँ पर्वतीय राज्य के हिसाब से बन रही हैं, जिसका फायदा मिल रहा है लोगों को। ठीक है, यही तो रही रोजगार की बात। अब जैसे मोदी जी ने फार्मूलाज वापस लिए, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लिया गया। तो ये तो सेम, आप सेंटर और स्टेट एक ही उस पर चलते हैं। देखिए, कभी कभी उम्र का भी असर होता है, वो आप पे भी है, उम्र के साथ साथ अनुभव बढ़ता है। मोदी जी ने किसानों के जो बिल वापस लिए, अगर आपने मोदी जी की आखिरी लाइन सुनी होगी तो पूरा सार किसानों के बिल हमसे गलती हो जाती है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा, कहीं गलती नहीं कही। मोदी जी ने कहा मैं किसानों के हित में ही कानून लाया था और देश के हित में वापस ले रहा हूँ। जिस तरह किसानों को भ्रमित करके लोग देश को खंडित करने की एक साजिश आंदोलन के पीछे कर रहे थे, खालिस्तान के निर्माण की बात शुरू हो गई थी, ऐसी स्थिति में राष्ट्र हित में कि ताकि इस आंदोलन को बंद कराया जाए, उन्होंने ये किसान कानून वापस लिए। लेकिन बहुत इस पर 2 शब्दों में सार था, किसानों के हित में कानून लाया था और देश के हित में वापस ले रहा हूँ। तो दोनों परिस्थितियां अलग थी। हमारा देवस्थान कानून, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार ने निर्णय लिया है, एक गलती भी है। हमने जिस वर्ग के लिए कानून बनाया था, कहीं ना कहीं उसके प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ये कानून बनाया जाना चाहिए था। बना दिया गया कानून। इसका बनने के बाद इसकी प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया आने के बाद हम लोगों ने लगातार, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की बात सुनी जाती है, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की बात सुनने के बाद जब हमें लगा कि इसमें खामियां हैं तो हमने उनसे कहा कि नहीं, आप वार्ता कर लो। वो वार्ता करने को तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों के लिए कानून बना, उन लोगों से कई दौर वार्ता चली। मैं स्वयं केदारनाथ गया,
केदारनाथ में उनसे बातें की और जो इसमें कमियों को देखते हुए हमने रोल बैक करने का निर्णय लिया। तो लोकतंत्र में रोल बैक करना, जनता के साथ संवाद करके, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, आज भी अंबेडकर को पूरा देश मानता है और उनकी विद्वता को सब लोग सलाम करते हैं। आपने अंबेडकर जी की बात छेड़ी, बहुत पूरी बात सुन लीजिए, सवाल है मेरा। पहले पूरी बात सुन लीजिए। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, पूरा देश उनकी विद्वता को मानता है, उनका सम्मान करता है, लेकिन उनके बनाए हुए संविधान में भी समय काल और परिस्थिति के अनुसार कई बार संशोधन किए गए। तो देखिए, संशोधन तो एक नियम है ना, मतलब वो समय की मांग है। तो ये भी समय काल और परिस्थिति के हिसाब से देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया गया। अच्छा, आपने संविधान की बात बहुत अच्छा किया। एक मुद्दा है कि संविधान के आपके ही क्षेत्र में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो धर्म संसद हुई 17 से 19 के बीच में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उस पर उसका संज्ञान लिया गया, उसमें पुलिस ने FIR कर दिया और अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन FIR जो हुई, अभी भी मेरी आज सुबह CO सिटी हरिद्वार से बात हुई तो कह रहे कि हम ये भी नामजद कर रहे हैं, जबकि साक्ष्य पूरी तरह मौजूद हैं। देखिए, ये काम पुलिस का, हमारे देश में कानून को स्वतंत्रता है। अगर पुलिस से भी कमी होती है तो लोग कोर्ट से निर्णय ले लेते हैं, कोर्ट डायरेक्ट कर देता है गवर्नमेंट को कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो ये देखिए, मैंने कहा ना, कानून अपना काम करेगा, कानून के रास्ते में सरकार कहीं आड़े नहीं आ रही। क्योंकि सर, मैं ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने कई फ़ोटोज़ देखी जिसमें आपके अभी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे धामी जी, वो उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं प्रभुनंदन जी के। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जो वही लोग जो प्रोवोकेटिव भाषण दे रहे हैं, मेरी उनसे ही बात हुई, वो अभी भी कहते हैं कि हमें तो डर नहीं लगता, जो कर ले प्रशासन हमारा। देखिए, ऐसी है, इस देश में कई वर्षों तक साधु समाज दबाव महसूस करता रहा और जब उनको लगा कि उनके हितों की बात करने वाली सरकार आई है, तो कभी कभी आदमी जब लगता है कि सरकार अपने हितों की है, कभी कभी सीमाएं लांघ जाता है। लेकिन ये गलत हुआ, स्वाभाविक है। तो हम खुद बात, उसको सरकार ने संज्ञान लिया। अगर गलत ना मानती सरकार तो FIR कैसे होती? तो लेकिन सर, अरेस्टिंग नहीं हुई, ये सारा कंसर्न है। कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, चलिए मैं दूसरा सवाल पे आता हूँ आपके कि कांग्रेस के बाद तीसरी चुनौती आम आदमी पार्टी लेके आ रही है। फ्री बीज वाली जो उनकी परंपरा है, दिल्ली से लेके पंजाब, वो सब यहाँ भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये बनावटी लोगों का, देश के लोगों को निकम्मा बनाने वाले लोगों का, केवल अपने हित में उनका एक ग्रुप है। दिल्ली जैसे प्रॉस्परस राज्य में तो आप 300 यूनिट फ्री नहीं दे पाए। उत्तराखंड के लोगों को भ्रमित कर देंगे हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अरे पहले दिल्ली में करके दिखाओ। उनका कहना ये है कि पहाड़ की जवानी और पानी कभी काम ही नहीं आया। आज तक क्यों नहीं पहाड़ में? जब तुम काम नहीं आया आज तक पहाड़ का, आज तुम्हें चुनाव देखते हुए पहाड़ की जवानी और पानी दिखाई दे रहा है। आज तक क्यों नहीं आपको पहाड़ दिखाई दिया? देखिए, स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। और जब किसी दल का किसी राज्य में कोई अस्तित्व न हो तो बड़े बड़े वादे करके जनता को भ्रमित करने के प्रयास करते हैं। लेकिन पहाड़ में लिटरेसी रेट केरला के बाद नंबर 2 है। यहाँ के लोग भ्रमित नहीं होने वाले, यहाँ के लोग समझदार लोग हैं। वो जानते हैं कि ये इस तरह की बातें करके लोगों को केवल वोट के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हमारा आदमी बहुत समझदार है। ठीक है सर, आपकी पार्टी में आता हूँ मैं। ये हरक सिंह राव जी का क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ हरक सिंह जी का? इतनी खबरें आई, रिजाइन दे दिया और ये सब। किसने कहाँ खबरें आ गई? मैंने कल भी कहा, देखिए, हरक सिंह जी मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और विधायक का धर्म होता है। तो पार्टी से कुछ नाखुश है क्या? अपने विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का पार्टी से या सरकार से नाखुश होने का क्या मतलब हुआ? नहीं, सभी लोगों की इच्छाएं होती है ना कि उनको कुछ इच्छाएं नहीं है। विधायक का धर्म होता है अपने क्षेत्र के लिए काम करना। अगर वो अपने क्षेत्र के किसी काम के लिए उन्होंने नाराजगी प्रकट की तो ये पार्टी के प्रति नाराजगी कैसे मानी जाएगी? सर, पार्टी तो पार्टी है, खत्म बात। क्या हरक सिंह जी ने कहीं बयान दिया है? आप मुझे बता दो, हरक सिंह जी का मुझे कहीं भी एक बयान दिखा दीजिए कि हरक सिंह जी ने पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया। ये केवल आप लोगों का बनाया हुआ एक वो है, क्योंकि आपको चटपटी खबरें जब आती हैं तो लोगों को मजा आता है। तो आप खबरों को चटपटा बनाना आप लोगों का ये फैशन होगी। आपसे सीखें सर, हम लोग भी नहीं होते, हम यथार्थ जो है। ये खैर रही चटपटी खबरों की, मजाक की बात। तो आप मुझे फाइनली बताइए कि आप जो यहाँ पे वोट पड़ने वाला है, आप लोग वोट अभी जाएंगे, आपका नया मैनिफेस्टो आएगा, तो आप किस चीज़ पे वोट मांगने जा रहे हैं? हम अपने कामों में वोट मांगेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की जो भावना से काम हुए हैं और इसके अलावा जो काम हमने पिछले मैनिफेस्टो का अनुपालन किया और भविष्य में हमारे का क्या योजनाएं हैं, इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस के चरित्र को दिखाने का काम करेंगे। तो मैं आशा करूं कि पहाड़ में अब की बार 60 पार। वो ठीक है,
लेकिन मैं आशा करूं कि इस बार जो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े जा रहे हैं, जो पंजाब में लड़े जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से या फिर अदर पार्टी की तरफ से, यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाला हिसाब किताब नहीं होगा। देखिए, ये हमेशा जानते हैं लोग कि हिंदू मुसलमान किसने किया। अपीजमेंट की जिस तरह से आज हरीश रावत इस राज्य में एक बड़े नेता थे, जिस तरह से उन्होंने केवल एक वर्ग को लुभाने के लिए, उनकी वोट के लिए जो ड्रामे शुरू किए, उसका नतीजा उन्हें बहुत ना बड़ा, दोनों सीटें चुनाव हार गए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलरिज्म में किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने की बात करके आदमी अपने को कमजोर करता है। हम लोग मोदी जी का, आप उनका सुन लीजिए, मोदी जी हमेशा कहते हैं एक देश के 140 करोड़ देशवासी हैं। कब उन्होंने बात कर दी कि किस जात की है, धर्म की? लेकिन आप वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व की हालत देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों से उनका निकलता है कि वो किसी वर्ग विशेष को रुझाने की बात कर रहे हो। तो वर्ग विशेष को रुझाने का काम करना लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, आपने मेरे कई सवालों के जवाब दिए। तो ये थे सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री हैं उत्तराखंड के। तो हम इनसे अपेक्षाएं भी करते हैं और आदर सम्मान के साथ कि ये आगे चुनाव में जाएं। इनका क्या वर्डिक्ट होगा जनता तय करेगी फाइनली। उनियाल जी, जनता तय करेगी। बिल्कुल साहब, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। तो सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी से अभी कोई खतरा नहीं है। धर्म संसद से भी बात करी इन्होंने कि कानून अपना काम कर रहा है। तो ये थे सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड के, हमारे साथ। धन्यवाद आपका। मैं आशीष, कैमरामैन मदन जी के साथ मौजूद स्टूडियो के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.